10 साल में 1000 से भी ज्यादा लड़के इस लड़की को ठुकरा चुके हैं। लड़की खूबसूरत है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन फिर भी कोई इससे शादी क्यों नहीं करना चाहता? वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और बेहतरीन फिल्म की कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मनीषा को देखते हैं। वो मल्लावरम डैम पर मायूस खड़ी थी। उसके पीछे पीछे मनीषा का पूरा परिवार उसे ढूंढते हुए आता है। पिछले 10 साल से ये लोग मनीषा की शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, लेकिन हर बार लड़का शादी से इनकार कर देता है। मनीषा अपने पापा से कहती है कि कोई बात नहीं, हम कोई और लड़का देख लेंगे। लेकिन आज मनीषा के पापा कहते हैं कि अब हमारे अंदर और लड़का देखने की ताकत नहीं है। मनीषा थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी। वो अपने परिवार वालों को घर भेज देती है और डैम पर अकेली खड़ी होकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ 4 शराबी आ जाते हैं और मनीषा को देखते ही उनकी नीयत खराब हो जाती है। वो मनीषा के ऊपर कमेंट पास करने लगते हैं। तब मनीषा उनसे कहती है कि मुझसे शादी कर लो, तुम जो चाहते हो मैं वो सब तुम्हें दूंगी। पर शराबियों को तो बिना शादी के सब कुछ चाहिए था। वो मनीषा के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। मनीषा की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो शराबियों को भगा देता है और मनीषा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उस आदमी के पूछने पर मनीषा उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है। तब आदमी कहते हैं कि तुम दिखने में तो अच्छी हो, फिर भी कोई लड़का तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहता। जिसके बाद मनीषा उस आदमी के कान में अपनी प्रॉब्लम बताती है तो आदमी भी शॉक्ड हो जाता है। वो बीच रास्ते में ही मनीषा को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम विष्णु को देखते हैं। वो कॉलेज में जूनियर लेक्चरर है, लेकिन विष्णु वास्तु शास्त्र में बहुत ज्यादा भरोसा करता है। इतना ज्यादा कि एक ज्योतिष महाराज ने उसे बताया कि उसके घर के वॉशरूम का वास्तु ठीक नहीं है। तब से विष्णु पड़ोसी के घर का वॉशरूम यूज करता है और हर महीने उन्हें किराया भी देता है। उम्र 30 साल पार हो चुकी है। विष्णु शादी के लिए लड़की देखने जाता है। ज्योतिष महाराज को कॉल करके बताता है कि मैं शादी के लिए लड़की देखने आया हूँ। महाराज कहते हैं कि अगर तूने उस लड़की से शादी कर ली तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरा पप्पू काम नहीं करेगा। डर के मारे विष्णु शादी से मना कर देता है और वहां से भाग जाता है। विष्णु अपना हर काम करने से पहले ज्योतिष महाराज से वास्तु के बारे में पूछता है। इस आदत की वजह से कॉलेज में उसके सभी सीनियर लेक्चरर बहुत परेशान होते हैं। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और इसी वजह से पिछले 7 सालों से विष्णु का प्रमोशन भी नहीं हो रहा था। विष्णु कॉलेज में था तब उसका दोस्त बंटी उसके पास आता है। बंटी भी इसी कॉलेज में जूनियर लेक्चरर है। वो विष्णु को बताता है कि इस साल कोई भी सीनियर लेक्चरर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है और अगर कोई तैयार नहीं हुआ तो कॉलेज वाले तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। विष्णु परेशान हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसे मनीषा का कॉल आता है। दरअसल मनीषा ने इसी साल कॉलेज ज्वाइन किया था और विष्णु को मनीषा के अंडर में जूनियर लेक्चरर अपॉइंट किया गया था। आज वो पहली बार मनीषा को देखते हैं। उसकी खूबसूरती देखकर विष्णु की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसे मनीषा से प्यार हो जाता है। विष्णु को पता चलता है कि मनीषा की एज 27 साल है। 2 + 7 यानी कि 9। विष्णु 9 नंबर को अपना लकी नंबर मानता था। तो अब विष्णु को लगता है कि भगवान ने मनीषा को उसके लिए ही भेजा है। वो मनीषा को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगता है। इसी बीच में मनीषा के बुलाने पर वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है। फिर मनीषा उसे बताती है कि मीटिंग में सभी सीनियर लेक्चरर तुम्हें कॉलेज से निकलवाना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें अपने अंडर अपॉइंट करवाया है और इस साल तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है ये मैं डिसाइड करूंगी, तो थोड़ा सोच समझ कर काम करना। उसकी बात सुनकर विष्णु भी थोड़ा डर जाता है। फिर मनीषा उससे पूछती है कि तुम सिगरेट पीते हो क्या? डर के मारे विष्णु मना कर देता है। तो मनीषा कहती है कि मीटिंग में मुझे पता चला है कि तुम सिगरेट पीते हो और तुम्हारी इसी आदत की वजह से मैंने तुम्हें अपने अंडर अपॉइंट करवाया है। वो विष्णु के साथ कॉलेज के सबसे सुनसान एरिया में जाती है। उससे सिगरेट मांगकर पीने लगती है। विष्णु मन ही मन सोचने लगते है कि यार ये कैसी लड़की है। तभी मनीषा भी उससे पूछती है कि मैं सिगरेट पी रही हूँ तो तुम मुझे गलत लड़की तो नहीं समझ रहे हो ना? विष्णु कहता है कि नहीं नहीं, सिगरेट पीना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। ये सुनकर मनीषा थोड़ा रिलैक्स फील करती है और उसे कहती है कि तुम मेरी एक और मदद कर दो। मुझे ना रोज घर जाने से पहले 1 पैक शराब पीना होता है।
तुम मेरे लिए पास के बार से शराब लेकर आ जाओ, लेकिन किसी को बताना मत। विष्णु उसके लिए क्वार्टर लेकर आता है। मनीषा उसके सामने ही बॉटल खोलती है, पैक बनाती है और एक सांस में पूरा गटक जाती है। यह देखकर विष्णु हैरान हो जाता है। जिस लड़की को वो दुल्हन बनाने का सपना देख रहा था वो तो पक्की बेवड़ी निकली। तभी मनीषा उससे फिर से पूछती है कि ये सब देखकर तुम मुझे गलत लड़की तो नहीं समझ रहे हो ना। बेचारा विष्णु क्या जवाब देता। कहता है कि नहीं यार, एक सिगरेट, 2 पैक शराब, इसमें बुरा क्या है, आज के जमाने में तो ये आम बात है। यह सुनकर मनीषा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो विष्णु का हाथ पकड़ लेती है, फिर उसके करीब जाती है और इस बार वो कहती है कि तुम अपने होठों से मेरे होठ पर एक किस कर दोगे क्या। यह सुनकर तो विष्णु की हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे गाड़ी से नीचे उतर जाता है, लेकिन विष्णु भी उसे किस करना चाहता था। वो जल्दी से ज्योतिष महाराज को कॉल करता है। महाराज से पूछता है कि लड़की मुझे किस करना चाहती है, मैं क्या करूं। महाराज कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली के हिसाब से किसी लड़की से मिलने के लिए ये सही वक्त नहीं है। अगर उस लड़की को किस करोगे तो कोमा में चले जाओगे। उस लड़की से दूर भाग जाओ। विष्णु उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक लड़की को रात में अकेली सड़क पर नहीं छोड़ना चाहता था। वो मनीषा को साथ लेकर उसके घर जाता है। मनीषा का घर देखकर विष्णु भी हैरान हो जाता है। वो एक बड़ी सी हवेली में रहती है। हवेली के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं। वो मनीषा से कहते हैं कि तुम तो बहुत अमीर हो यार। तब मनीषा उसे बताती है कि मैं अमीर नहीं हूँ, हमारी सारी प्रॉपर्टी बैंक के कर्ज में डूबी हुई है और मेरा पूरा परिवार मिलकर कर्ज चुकाने के लिए मेहनत कर रहा है। विष्णु उसे उसके घर छोड़कर जाने लगता है। तब मनीषा एक बार फिर से उसे अपने पास बुलाती है, कहती है कि मेरी एक और मदद करोगे क्या। इस बार विष्णु इरिटेट हो जाता है। सोचता है कि पहले इसने मुझसे सिगरेट मांगी, फिर शराब मांगी, उसके बाद किस करने के लिए कहा, अब मेरे साथ लाइन क्रॉस करना चाहती है। वो गुस्से में मनीषा को थप्पड़ मारता है। कहते हैं कि तुमने मुझे ऐसा वैसा लड़का समझ लिया है क्या, हमें मिले हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है और तुम मेरे साथ लाइन क्रॉस करना चाहती हो। तब मनीषा उसे अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि पिछले 10 सालों में हजारों लड़कों ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है, लेकिन जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें प्रपोज करने से पहले तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती थी, इसलिए बार बार तुमसे पूछ रही थी कि तुम मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहे हो ना। विष्णु को समझ में नहीं आता कि एक दिन की मुलाकात में किसी को प्यार कैसे हो सकता है, लेकिन मनीषा कहती है कि प्यार होने के लिए दिन, महीने या साल नहीं चाहिए। प्यार होने के लिए एक छोटा सा मोमेंट ही काफी होता है। विष्णु मन ही मन खुश हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो मनीषा के सामने अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है। थप्पड़ मारने के लिए उसे सॉरी बोलता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन विष्णु मनीषा से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है और फिर वो ज्योतिष महाराज को कॉल करके मनीषा की डेट ऑफ बर्थ बता देता है। शाम को महाराज उसे कॉल करके बताते हैं कि लड़की तुम्हारे लिए एकदम सही है, तुम जल्दी से उसके साथ शादी कर लो। विष्णु के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसकी मनचाही मुराद पूरी हो रही थी। वो मनीषा के घर जाता है, उसे कॉल करके बाहर बुलाता है। मनीषा बाहर आती है। तब विष्णु उसे कहते हैं कि तुमने कल मुझे किस करने के लिए कहा था ना, आज मैं उसके लिए तैयार हूँ। मनीषा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पूछती है कि कल तो तुमने मना कर दिया था। तब विष्णु कहता है कि कल मुझे क्लियरिटी नहीं थी ना। इसके बाद दोनों किस करते हैं और इस तरह से उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। अगले दिन से दोनों साथ में घूमना शुरू कर देते हैं। विष्णु मनीषा को अपने घर भी लेकर जाता है, अपनी माँ से मिलवाता है। वो मनीषा के साथ शादी करने के सपने देख रहा होता है, लेकिन एक दिन मनीषा उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाती है और आज फिर वो विष्णु से कहती है कि मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। तुम्हारी जान पहचान में कोई अच्छा सा लड़का है तो उसके साथ मेरी शादी करवा सकते हो क्या। सबसे पहले तो कमेंट में ये बताओ कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपसे ऐसा कहती तो आपका रिएक्शन क्या होता। इस वक्त जैसा आप सोच रहे हो ना, वैसा ही रिएक्शन विष्णु का भी होता है। वो मनीषा से पूछता है कि मेरे साथ शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मनीषा कहती है कि मुझसे शादी करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और तुम झेल नहीं पाओगे। यह सुनकर विष्णु का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। लेकिन मनीषा कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो रोते हुए वहां से जाने लगती है। विष्णु उसके पीछे पीछे आता है, उसे पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। विष्णु के जिद करने पर आखिरकार मनीषा उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है, जिससे मेरी पहली शादी होगी वो लड़का 6 महीने में ही मर जाएगा और दूसरे पति के साथ पूरी जिंदगी खुशहाल रहूंगी। यह सुनकर विष्णु की हालत खराब हो जाती है। वो फिलहाल कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मनीषा उससे कहती है कि तुमने शादी का वादा किया है
तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। बेचारा विष्णु घर आ जाता है। वो मनीषा को मना करना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब वो अपनी माँ से मांगलिक दोष के बारे में पूछता है। विष्णु की माँ बताती है कि मुझे ऐसे तो मांगलिक दोष के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पापा भी एक लड़की से प्यार करते थे, और जब शादी के लिए उनकी कुंडली देखी गई तो पता चला कि लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है और उसका पहला पति 6 महीने में मर जाएगा। तो तुम्हारे पापा ने शादी करने से इनकार कर दिया और उस गम में लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सुनकर तो विष्णु की हालत और खराब हो जाती है। वो आधी रात में अपने फ्रेंड बंटी के साथ शराब पीने के लिए चला जाता है। दोनों शराब पी रहे थे, तभी मनीषा भी वहाँ आ जाती है। मनीषा को देखते ही विष्णु का सारा नशा उतर जाता है। विष्णु ने अभी तक मनीषा को जवाब नहीं दिया था। मनीषा कहती है कि तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया है, तुम मुझसे शादी करोगे ना? विष्णु गुस्से में कहते हैं कि तुमसे शादी करूंगा तो मर जाऊंगा, और मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनकर मनीषा रोने लगती है, कहती है कि कल सुबह 11 बजे शादी की बात करने के लिए मेरे घर आ जाना, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब तो विष्णु बुरी तरह से फंस चुका था। वो फटाफट से अपने ज्योतिष महाराज को कॉल करने लगते हैं, लेकिन महाराज फोन नहीं उठा रहे थे। तब विष्णु अपने फ्रेंड बंटी को साथ लेता है और अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए महाराज के घर पहुंच जाता है। घर पर वो देखता है कि महाराज शराब पी रहा है और जानबूझकर विष्णु का फोन नहीं उठा रहा है। वो अपने नौकर से कहते हैं कि ऐसे लोगों को जितना इंतजार करवाओ वो उतना ही डरेंगे। कुंडली, वास्तु और भविष्य के नाम पर जितना ज्यादा डराओगे उतना ज्यादा पैसा देंगे। यह सुनकर विष्णु की सांसें थम जाती हैं। जिस महाराज से पूछे बिना विष्णु संडास भी नहीं जाता था, वो तो ढोंगी निकला। गुस्से में वो बंटी के साथ मिलकर बाबा की पिटाई कर देता है। इसके बाद अगले दिन विष्णु मनीषा के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। मनीषा की फैमिली के साथ उनका पर्सनल लॉयर भी था। मनीषा के पापा उसके सामने रोते हुए कहते हैं कि बेटा, पिछले 10 साल से इसके लिए लड़का देख देख कर हम सब थक गए हैं, तुम सच में इससे शादी करना चाहते हो ना? विष्णु कहता है कि हाँ अंकल, प्यार किया है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। यह सुनकर मनीषा का पूरा परिवार खुशी से नाचने लगता है। मनीषा के पापा विष्णु से कहते हैं कि कल अपने मम्मी पापा को लेकर आ जाना, आगे की बात उनसे कर लेंगे। इसके बाद वो लोग विष्णु और मनीषा को अकेला छोड़कर कमरे में चले जाते हैं। तब विष्णु भी उनके पीछे पीछे उनकी बातें सुनने के लिए जाता है। कमरे में मनीषा के पापा किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मनीषा की शादी फिक्स हो गई है, लेकिन हम लोग इस वाली शादी में किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि लड़का तो 6 महीने में मरने ही वाला है, तो इसके मरने के बाद दूसरी वाली शादी धूमधाम से करेंगे। विष्णु की हालत खराब होती जा रही थी। वो मनीषा से कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है। तभी मनीषा का फैमिली लॉयर भी विष्णु के पास आता है। वो विष्णु से कहते हैं कि तुम मुझे अपना ID कार्ड दे दो, अगर शादी के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली का उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा एक MOU बनवाना है। विष्णु और भी शॉक्ड हो जाता है। मनीषा से पूछता है कि तुमने मुझे मारने के लिए कितनी परफेक्ट प्लानिंग की है, लेकिन विष्णु जानता था कि अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया तो मनीषा अपनी जान दे देगी। मनीषा को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो मनीषा से सच्चा प्यार करता था और उसकी जान बचाने के लिए लॉयर को अपना ID कार्ड दे देता है। अगले दिन विष्णु के मम्मी पापा भी मनीषा के घर आते हैं। मनीषा की फैमिली वाले उनके सामने भी एक्टिंग करते हैं कि हमारा बड़ा सा घर देखकर हमसे दहेज मत मांगना, हम ऑलरेडी सर से पैर तक कर्ज में डूबे हुए हैं। उनकी एक्टिंग देखकर विष्णु के मम्मी पापा को भी उनके ऊपर तरस आ जाता है और वो भी बिना दहेज के इस शादी के लिए मान जाते हैं। अगले दिन शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, विष्णु की मौत का डर भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। विष्णु मनीषा के साथ शादी के मंडप में बैठ जाता है। तभी मनीषा का लॉयर उनके पास आता है और पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं। विष्णु उन पेपर्स पर साइन कर देता है और अब बलि के बकरे जैसा कटने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही विष्णु मनीषा को मंगलसूत्र पहनाता है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सड़क पर एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो सीधा मंडप में घुस जाती है। बचने के लिए विष्णु सड़क पर भाग जाता है और एक गाड़ी से उसकी जबरदस्त टक्कर हो जाती है। घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। विष्णु की किस्मत अच्छी थी, उसकी जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद मनीषा के घर वाले भी हॉस्पिटल में आते हैं। मनीषा के पापा बहाना बनाते हैं, कहते हैं कि शादी में पंडित जी को पैसे नहीं दिए थे तो उसने राहु काल में ये शादी करवा दी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। दूसरे पंडित जी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि दोनों को 6 महीने तक एक दूसरे से दूर रखो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।
इतना कहकर वो मनीषा को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। शादी के बाद भी बेचारा विष्णु अकेला रह जाता है और इसी तरह से 4 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन बंटी घर आता है। वो विष्णु को बताता है कि मनीषा के घर वाले उसकी दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। यह सुनकर विष्णु के मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं। वो अभी सच्चाई नहीं जानते थे। विष्णु की माँ कहती है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें उनके घर जाकर उनसे बात करनी चाहिए। वो मनीषा के घर जाने लगते हैं, तब विष्णु उन्हें रोक लेता है। फिर वो अपने मम्मी पापा को सारी सच्चाई बता देता है कि मनीषा की कुंडली के हिसाब से मैं शादी के 6 महीने में मर जाऊंगा और इसीलिए उसके घर वाले दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। विष्णु की मम्मी भी शॉक्ड हो जाती हैं। वो पूछती हैं कि आखिर तू एक ऐसी लड़की के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया जो तुझे प्यार भी नहीं करती। विष्णु कहता है कि पहले मुझे भी शक था कि मनीषा मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन शादी के एक दिन पहले उसने मुझे कॉल करके मल्लावरम डैम पर मिलने के लिए बुलाया था। विष्णु मल्लावरम डैम पर मनीषा से मिलने के लिए जाता है, तब मनीषा उससे कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन 1 साल पहले जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर तुम तो उस मुलाकात के बारे में जानते भी नहीं। इसी के साथ हम 1 साल पहले उसी रात का सीन देखते हैं जब 1000 से भी ज्यादा रिश्ते टूटने के बाद मनीषा डैम पर उदास बैठी हुई थी और वो आदमी रास्ते में मनीषा को अकेला छोड़कर भाग गया था। उस रात बारिश हो रही थी और मनीषा सड़क किनारे बेंच पर अकेली बैठी रो रही थी। तभी विष्णु उसके पास आता है। वो मनीषा की तरफ देखे बिना ही उससे कहते हैं कि अकेली लड़की को आधी रात में इस तरह से बाहर नहीं होना चाहिए, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मनीषा उसके साथ घर जाने लगती है। तब मनीषा उससे पूछती है कि तुम मेरी तरफ देखे बिना बात क्यों कर रहे हो। तो विष्णु कहता है कि मेरे ज्योतिष ने बताया है कि आज मेरा दिन खराब है, मुझे किसी अनजान इंसान से जान पहचान नहीं बढ़ानी चाहिए। मनीषा कहती है कि मुझे उसी दिन तुमसे प्यार हो गया था और जब मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा तो तुम्हें खोने का डर लगने लगा और इसलिए मैंने इस बार कुंडली दोष के बारे में बताने से पहले तुम्हें अपना प्यार दिखाना शुरू किया। जो लोग मुझे छोड़कर चले गए मुझे उनका कोई दुख नहीं है, लेकिन जाने से पहले उन लोगों ने मुझसे जो कहा है मुझे उसका दुख है। वो बताती है कि उन 1000 लड़कों में से एक लड़के ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम चाहो तो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कुंडली दोष बताए बिना तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए शादी से पहले तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। तो अब तुम चाहो तो शादी से मना भी कर सकते हो। अब विष्णु प्रेजेंट में अपने मम्मी पापा को बताता है कि मनीषा मुझसे प्यार करती है, इसीलिए 6 महीने के लिए मुझसे दूर रह रही है। उसे डर है कि अगर हम साथ रहेंगे तो मैं मर जाऊंगा। सब कुछ सुनने के बाद विष्णु के पापा मनीषा को अपनी कुंडली लेकर मंदिर आने के लिए कहते हैं। मनीषा अपने परिवार को बिना बताए कुंडली लेकर मंदिर में आ जाती है। विष्णु के पापा उसकी कुंडली मंदिर के मुख्य पुजारी जी को दिखाते हैं तो कुंडली देखकर पुजारी भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कुंडली मनीषा की है ही नहीं, किसी ने जानबूझकर इसकी गलत कुंडली बनाई है और जानबूझकर कुंडली में मांगलिक दोष दिखाया है, जबकि लड़की की असली कुंडली में तो सब कुछ ठीक है। अब विष्णु को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था। वो कहता है कि मनीषा की झूठी कुंडली बनवाने का प्लान इसके फैमिली लॉयर का ही हो सकता है, लेकिन इस खेल में मनीषा का पूरा परिवार मिला हुआ है और सच्चाई वही लोग बताएंगे। जिसके बाद विष्णु लॉयर को पीटते हुए मनीषा के घर लेकर जाता है। मनीषा के पापा को धमकी देता है और सच्चाई बताने के लिए कहता है। तब डर के मारे मनीषा के पापा सच्चाई बताना शुरू कर देते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मनीषा के असली वाले मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उस वक्त मनीषा के ये नकली मम्मी पापा उसी रास्ते से जा रहे थे और इन लोगों ने मनीषा को बचा लिया था। मनीषा की नकली मम्मी उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद लॉयर उन्हें बताता है कि ये बच्ची 100 करोड़ की इकलौती वारिस है, लेकिन इसके मम्मी पापा ने अपनी वसीयत में लिखा है कि 22 साल की होने के बाद ये बच्ची जिससे शादी करेगी सारी दौलत उसी की हो जाएगी और अगर हमें वो दौलत चाहिए तो लड़की को अपने साथ रखना ही होगा। तब से लेकर आज तक मनीषा का ये नकली परिवार उसका असली परिवार होने का नाटक कर रहा था और सब लोग मनीषा की दौलत पर ऐश कर रहे थे। जानबूझकर ये लोग मनीषा की शादी नहीं होने दे रहे थे। अगर कोई लड़का खूबसूरती देखकर मनीषा से शादी के लिए तैयार हो जाता था तो उससे कहते थे कि लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है, शादी करने वाला 6 महीने में ही मर जाएगा। और अगर कोई दौलत देखकर शादी करना चाहता था तो उससे कहते थे कि हम तो खुद कर्जे में हैं, तो दहेज कहां से देंगे। लेकिन सब कुछ छोड़कर विष्णु इस शादी के लिए मान गया था। तब इस नकली परिवार ने उसे मरवाने के लिए जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करवाया था।
अब सच्चाई सबके सामने थी। मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक वो जिसे अपना परिवार समझती थी, वो सब उसकी दौलत हासिल करने के लिए उसके सामने नाटक कर रहे थे। वो अपने नकली मम्मी पापा से कहती है कि अगर मैं आपकी असली बेटी होती तब भी क्या आप लोग मेरे साथ ऐसा ही करते। आखिरकार नकली परिवार वालों को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है। वो मनीषा से माफी मांगते हैं और घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से जाने लगते हैं। लेकिन मनीषा उन्हें रोक लेती है, कहती है कि आज तक भले ही आप लोगों ने मेरी दौलत की खातिर मेरा परिवार होने का नाटक किया है, लेकिन आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। आप लोग चाहो तो इस घर में रह सकते हो मेरा असली परिवार बनकर। मनीषा अपने नकली परिवार वालों को माफ कर देती है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।